Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to perform lab number 7 which is about parallel resonance of an RLC circuit. In the last class we discussed about the series resonance, and this class is about the parallel resonance. Resonance, as we all know what is resonance. Resonance is a condition where the reactive part of our circuit becomes nullify or ineffective. यानी कि हमारे पास जो रिएक्टिव पार्ट होता है जो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से आ रहा होता है उसका अफेक्ट जो होता है वो नलिफाई हो जाता है। सीरीज़ में हमारे पास जब सीरीज़ रेजोनेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो जितने भी आर एल सी जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो इन सीरीज़ विद ईच अदर होंगे, सीरीज़ टोपोलॉजी में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, और पैरेलल में ये तीनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास सीरीज़ में रेजोनेंस अकर होता है तो हमारे पास वो वाला पार्ट जो होता है जहाँ पर हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो वाला पार्ट हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है एंड द सर्किट बिकम रेजिस्टिव ओनली। एंड इफ़ वी हैव द रेजोनेंस अकर्ड एट इन द पैरेलल आरएलसी सर्किट, देन व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास वो वाला पार्ट जहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो वाला पार्ट हमारे पास ओपन सर्किटेड हो जाता है और हमारा सर्किट सिर्फ और सिर्फ बाय अफेक्ट हमारा सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल है पैरेलल आरएलसी सर्किट की, जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ये रेजिस्टर जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाया है ये हम लोगों ने ताकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो आए वो विजिबल तरीके से आ जाए, सही तरीके से आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा जहाँ पर कम डिसिपेशन हो रही है वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो ना शो करे, तो इसके लिए हम लोगों ने एज अ कंपनसेशन इसको लगाया है। बट यू कैन skip it and observe the value as it is। ठीक है, ओके। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस अगेन, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सीरीज़ रेजोनेंस की तरह ही हैं, बिल्कुल सेम है। सिमिलरली जिस तरह से हम लोग बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उन दोनों को इक्वेट करके हम लोग वो कंडीशन लेकर आते हैं जहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अकर करती है। दिस इज ऑल अबाउट द सिमिलर थिंग्स वी डिस्कस्ड अर्लियर इन लैब नंबर 6। द डिफरेंस इन दिस लैब, व्हाई वी आर टेकिंग दिस लैब इज बिकॉज सो दैट वी कैन डिस्कस the new things that are quality factor and बैंडविड्थ। यानी कि हम लोग इस लैब में डिस्कस करेंगे अबाउट द बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ क्या होती है एक वेवफॉर्म की, और हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्री लैब फर्स्ट, अगर हम प्री लैब की बात करें तो प्री लैब इज़ वेरी मच सिमिलर टू द लैब नंबर 6। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। इसमें जो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ लेनी है वो मैंने रोल नंबर के लिहाज से आप लोग लेंगे, यानी कि अगर आपका रोल नंबर के फर्स्ट 3 डिजिट्स विल काउंट ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड द रोल नंबर last 3 digits of your roll number will count as the value of your capacitor with microfarad and the millihenry। ठीक है, उसके बाद जो रजिस्टर की वैल्यू होगी वो आप 1 के ले लेंगे, या अपनी मर्जी से जो भी आप वैल्यू लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप वैल्यू कंसिडर करें जो आपके ग्राफ्स आएँ वो विजिबल आए। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है, सो प्री लैब आपकी सिमिलर है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस लैब टास्क में आपके पास बात हो रही है बैंडविड्थ की और क्वालिटी फैक्टर की। सो टू अंडरस्टैंड बैंडविड्थ एंड द क्वालिटी फैक्टर, लेट्स जस्ट इम्प्लीमेंट, दे आर सेइंग implement the circuit, RLC circuit on LT spice and see the bandwidth and quality factor, observe it। So I have already implemented the RLC circuit। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सर्किट जो है वो खुद से पहले से जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है LT spice पर। सो लेट्स जस्ट ऑब्जर्व इट। ठीक है, तो इसका आप AC एनालिसिस करेंगे on different frequency levels। I have taken the frequency levels from 1 Hz to 100 Hz or 150 Hz, 150 किलो हर्ट्ज तक मैंने जो है वो मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड की है। सो यू कैन डिसाइड इट ऑन योर ओन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड योर रेजिस्टर्स एज वेल। सो अब हमारे पास इसको जो अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं टू ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास करंट्स हैं। करंट्स जो है वो मेनली जो है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट ड्रॉन बाय द इंडक्टर,
So what do you think? What will be the graph shown by the current इंडक्टिव करंट एट दिस पॉइंट, यानी कि इंडक्टिव करंट का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का नज़र आएगा हमें? तो हमें पता है कि जो हमारे पास ये जो है हमारे पास करंट, इंडक्टिव करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी है। तो पहले इसको देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हम इस वक्त जो है वो हम फेस को एनालाइज नहीं करते, तो हम फेस के प्लॉट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंडक्टिव करंट, तो व्हाट वी सी इज दैट एट द लोअर फ्रिक्वेंसी लेवल्स द वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टिव करंट इज़ वेरी हाई, इज़ हाई कंपेरेटिवली टू द अदर वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि सबसे जो कम, जितनी कम हमारे पास ये इंडक्टिव जितनी कम हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, उतनी ज़्यादा हमारे पास इंडक्टिव करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें पता है कि लेसर फ्रिक्वेंसी पर, फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी, हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी उतना ही कम होगा, यानी कि XL इज इक्वल टू 2πfL। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी कम, उतने ही कम हमारे पास XL होगा। XL क्या है? रिएक्टेंस है, द एबिलिटी फॉर द कॉम्पोनेंट टू resist द करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतनी कम रिएक्टेंस और उतना ज़्यादा करंट फ्लो। ठीक है, तो करंट हमारे पास ज़्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, रिएक्टेंस जो है वो कम है, तो करंट हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, एंड विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड thus the inductive current is decreasing. ठीक है, and if I talk about this capacitive current, so the behavior is opposite to the inductive current. इसका capacitive current का जो behavior है वो opposite है बिल्कुल inductive current के। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से, ये जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव करंट जहाँ पर इंक्रीज है, वहाँ पर कैपेसिटिव करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारे पास जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो हमारे पास जो पॉइंट है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा XL जो है वो बराबर हो गया XC के। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाला पॉइंट हो जाएगा। और अगर हम इस करंट की बात करें जो कि रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि वो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा, यानी कि यूं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट ऑब्जर्व इट। ठीक है, ओके, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। So you have seen that this point is the point where I have got the resonant frequency. तो हमारे पास जो रेजिस्टर का पार्ट जो है, ठीक है, तो मेरे पास ये जो रेजिस्टर का पार्ट है वो इस तरह से बना है। तो इफ़ आई ओनली ऑब्जर्व दिस रेजिस्टिव करंट, तो मेरे पास इस तरह का प्लॉट बनता है। ठीक है, ये वाला इफेक्ट जो होगा, यहाँ पर जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, और यहाँ पर जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ठीक है, तभी यहाँ पर करंट कम था, इंडक्टिव करंट कम था, और यहाँ पर कैपेसिटिव करंट जो था वो कम था। ठीक है, ओके, ठीक है। So, if I talk about this now, let me talk about the bandwidth and the quality factor. क्वालिटी फैक्टर बेसिकली हमारे पास जो होती है एक किसी भी वेवफॉर्म की वर्सेस फ्रिक्वेंसी, किसी भी वेवफॉर्म का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो डिफाइन होता है उस वेवफॉर्म की शार्पनेस का। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वेवफॉर्म, तो ये वेवफॉर्म हमें इतनी ज़्यादा शार्प नहीं नज़र आ रही, ठीक है, लेकिन स्टिल वट एवर द शार्पनेस इट हैज़, इट विल रिलेट टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस वेवफॉर्म। यानी कि क्वालिटी फैक्टर एक एक्चुअली लेमन टर्म में एक तो शार्पनेस से हम डिफाइन करते हैं कि वेवफॉर्म की शार्पनेस कितनी है, उतना उसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। एंड इन द टेक्निकल टर्म इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, तो टेक्निकल टर्म में हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो वाला पार्ट होता है कि बताता है कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द
मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी डिसिपेटेड। अब हमें पता है कि एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है हमारे पास रिएक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर जो है वो x डिवाइडेड बाय r होता है, और x की वैल्यू एट द पॉइंट वेयर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विल अकर, यानी कि x जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो वाला पार्ट होगा जहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी अकर करेगी। सो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस and the ratio of reactance and resistance of the whole circuit. So it tells us about the how much energy, how much maximum energy can a circuit store। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी ज़्यादा हमारा सर्किट जो है वो स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम बताता है हमें। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करता है, यानी कि अगर हमें पता करना हो कि हमारी मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है एक सर्किट में, तो वो हम क्वालिटी फैक्टर के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ बेसिकली हमारे पास क्या होती है, बैंडविड्थ हमारे पास किसी भी दो फ्रिक्वेंसी पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू फ्रिक्वेंसी पॉइंट, तो जो वेव फॉर्म उन दो डिस्टेंस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई कंसिडर दीज टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये 100 हर्ट्ज़ है, तो 100 हर्ट्ज़ प्लस 50 एंड 100 हर्ट्ज़ माइनस 50, तो ये प्लस 50 और माइनस 50 मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास बैंडविड्थ कहलाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट पर जितना भी हमारे पास ये वेव फॉर्म का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा इसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकली अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग जो वेव फॉर्म होती है हम लोग उसको एनालाइज करें तो ये वेव फॉर्म जो है ये इनफाइनाइट है हमारे पास, गोइंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज़ टू द इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी लेवल पर हम लोग स्टडी नहीं करते, हम लोग कुछ एक विंडो अपनी बना लेते हैं कि एक विंडो पर हम लोग अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और जितना भी इस वेव फॉर्म का रिस्पॉन्स जो है वो कंसिडर करेंगे या अपनी कैलकुलेशन में लेंगे वो इस विंडो का ही लेंगे। ठीक है, तो वो विंडो हम लोग सेलेक्ट करने के लिए हम लोग विंडो के कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो हम लोग फ्रिक्वेंसी के कंसिडर कर लेते हैं और उन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास उस वेव फॉर्म की बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि ये डिपेंड, अब ये जो दो डिस्टेंसेस हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं, यानी कि दो फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स जो हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं ये हम लोग आर्बिट्रेरली नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि डिपेंड करता है हमारा एप्लीकेशन क्या है उसके लिहाज से हम ये दो फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो आरएलसी सर्किट है तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे फ्रिक्वेंसी के जिनके दरमियान हम लोग बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे अपनी, वो दो फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स हम लोग जो लेंगे वो हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मीन्स हम लोग रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर जो भी इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, उस पॉइंट का प्लस सम फ्रिक्वेंसी एंड माइनस सम फ्रिक्वेंसी को हम लोग बैंडविड्थ कंसिडर करेंगे। अब वो प्लस सम फ्रिक्वेंसी क्या होगी और माइनस सम फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सम फ्रिक्वेंसी पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वो हम लोग कंसिडर करेंगे इस वेव फॉर्म की मैक्सिमम पावर डिसिपेशन और हाफ पावर डिसिपेशन पे। क्योंकि हमें आरएलसी सर्किट में जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो हमारे पास वो मेन कंसर्न ये होता है कि मैक्सिमम पावर जो है वो किस पॉइंट पर डिसिपेट हो रही है, मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या है और हाफ पावर जो है वो हमें किस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम पावर जो है वो इस पॉइंट पर हमें मिल रही है, कैसे पता कि मतलब हमारे पास मैक्सिमम, हमें पता है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट पर मैक्सिमम करंट जो है वो विदड्रॉ करेगा सर्किट। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो है वो इस पॉइंट पर हमें मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेंगे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, दैट इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एज वेल, जो हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी है, और इस पॉइंट को हम लोग अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का प्लस कुछ पार्ट लेंगे और माइनस कुछ पार्ट लेंगे जो हमारी बैंडविड्थ को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब प्लस पार्ट क्या लेंगे और माइनस पार्ट क्या लेंगे, तो हम लोग प्लस पार्ट और माइनस पार्ट जो है वो वाला पार्ट पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पर हमारी हाफ ऑफ द पावर इज बीइंग डिसिपेटेड। यानी कि इस पॉइंट पर तो हमें समझ में आ गया कि हमारी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रही है, लेकिन हमारी हाफ ऑफ द पावर किस पॉइंट पर डिसिपेट होगी वो हम पता करेंगे कुछ सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू। तो वो कैलकुलेशन हम थोड़ी सी यहाँ पर इस ब्लैंक पेज पर करते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्लैंक पेज आई हैव गॉट, आई सेलेक्ट दिस मार्कर। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक पावर है
we know that this P is equals to okay, let me do it again. This P is equals to I square R. So this is the power, and if it is max, then I is max. So the maximum power dissipated there at the point where we'll have the maximum current drawn by the circuit. ठीक है. So if we talk about the half of the power, अगर मैं half power का discuss करूँ, तो if I talk about half power, so this become divided by 2 and I square R become divided by 2. So this is the half power. Like if I talk about H, ठीक है. So this is the half. So if we relate these two equations with each other, what we will get is that, so इसको मैं half consider नहीं करूँगी because this is the half, this is not the half, this is the max, of course. This is the new power, right? New power. ठीक है. तो ये new हमारे पास आई है. तो if I talk about this, तो मेरे पास जो if I relate these two equations with each other, it has become dirty. ठीक है. तो if I relate these two equations with each other, what I get is that I square R divided by 2, this is the new, is equals to I square R, this is the old I. ठीक है. old I, and if I cancel out these R, because R हमारे पास constant रहेगा, तो हमारे पास ये जो new I आया है वो आया है 2 I square. ठीक है. so this new I is equals to under root 2 this old I. ठीक है. this is old I, यानी कि जो हमारे पास पुराना वाला जो करंट है उसका हम वो वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे जिस मतलब पुराने आई का मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 को कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास हाफ ऑफ ये हमें वो वाला पॉइंट दे देगा करंट का जहाँ पर हमारी हाफ ऑफ द पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है. इसको मैं थोड़ा सा दोबारा समराइज करूँगी अपने वर्ड्स में. बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर ये रहे हैं कि हमारे पास जो है हमें इस ग्राफ का हमें बैंडविड्थ जो है वो डिसाइड करनी है कि हम लोग किस पॉइंट्स को हम लोग बैंडविड्थ कंसिडर करें. तो उस बैंडविड्थ को कंसिडर करने के लिए हमें पॉइंट लेना होता है, एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लेनी होती है, और एक पॉइंट हायर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और एक पॉइंट लोअर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. यानी कि if I say that my cutoff frequency is F, I'm not sure where it is writing. Okay, so okay, so if I delete everything over here, so basically हमारे पास एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, FC से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज माई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को मैं अपनी इस एग्जाम्पल में इक्वल टू ले रही हूँ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से. ठीक है. सो this has become the resonant frequency, this is the cut off frequency. ठीक है. ये मेरे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है. तो बैंडविड्थ कंसिडर करने के लिए एक पॉइंट हायर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लेना होता है. वो अपनी मर्जी से डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर एप्लीकेशन इज उसको हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं. यानी कि एक पॉइंट जो हमें लेना होता है वो हमें लेना होता है FH. ठीक है. और एक पॉइंट हमें लेना होता है F लोअर. ठीक है. FH लेना होता है और एक F लोअर लेना होता है. ठीक है. अब ये FH और FL ये हम किस तरह से डिसाइड करेंगे,
कट ऑफ तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो पॉइंट यानी कि जहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अकर करेगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वहाँ पर अकर कर रही है जहाँ पर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रही है, जहाँ पर मैक्सिमम करंट ड्रॉन हो रहा है। लेकिन हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट हम लोग कौन से कंसिडर करेंगे, हम लोग वो वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पर हमारी हाफ ऑफ द पावर इज बीइंग डिसिपेटेड। हम लोगों ने इस पूरी डेरिवेशन से ये कंक्लूड किया कि जहाँ पर हमारी हाफ ऑफ द पावर डिसिपेट हो रही है वो वाला पॉइंट अगर हम करंट के रिस्पेक्ट से देखें तो वहाँ पर हमारा 0.707 ऑफ द मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा है। यानी कि इफ आई सी इट हियर, तो हमारा ये वाला पॉइंट जहाँ पर हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, और अगर मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाई 0.707 को हम लोग करें तो हमारा ये यहाँ पर एफ एल आ जाएगा, और उसी पॉइंट पर यहाँ पर हमारा एफ एच आ जाएगा। तो ये वाली पार्ट जो होगा हमारा बैंडविड्थ कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब बैंडविड्थ हमारा पता करती है कि जितनी ज़्यादा हमारी बैंडविड्थ होगी उतना कम हमारे पास क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा है उतनी इसकी शार्पनेस कम है। ठीक है, अब इसकी शार्पनेस को जो है वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं वैसे ठीक है, तो अब ये देखिए इसकी शार्पनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी बैंडविड्थ जो है वो और ज़्यादा इन दो पॉइंट्स पर कम हो रही है। पहले ज़्यादा थी और अब जो है वो कम हो गई है। इसको जब आप लोग एनालिटिकली परफॉर्म करेंगे विद सम वैल्यूज़ ऑफ कोर्स और कर्सर्स को यूज़ करके वो वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस, अ क्वाइट विजिबल डिफरेंस बिटवीन द बैंडविड्थ इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ ओनली रजिस्टर ओवर हेयर, एंड यू विल सी द इनवर्स रिलेशन ऑफ द बैंडविड्थ एंड द quality factor. So once you will perform this lab, I will delete it. Once you will perform this lab, you will see the inverse relationship of the bandwidth and the quality factor. ठीक है, तो ये लैब जो है वो इसका पार्ट ए बी सी है हमारे पास, तो इसका सारे पार्ट ए एंड बी है, सी नहीं है। सी मैंने जो है वो डिलीट कर दिया है बिकॉज of the requirement of the having reduced labs, so that's why I have deleted that option. ठीक है, तो आपका पार्ट जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर आप ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांजिएंट बिहेवियर भी देखेंगे और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी देखेंगे, और उस फ्रिक्वेंसी पर बैंडविड्थ कंसिडर करेंगे कि बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, हाफ ऑफ द पावर पे उसका हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, और मैक्सिमम पावर पॉइंट पर आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है, तो यू विल कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड यू विल सी द हायर द बैंडविड्थ द लोअर विल बी द quality factor, and quality factor defines the maximum power that can be stored in your circuit. ठीक है, मैक्सिमम पावर जितनी आपके सर्किट में स्टोर हो सकती है with the total power, with the ratio of the total power dissipated. ठीक है, सो नाउ इन दिस लैब व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द बैंडविड्थ कि हमारी बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ आप किसी भी दो पॉइंट्स को कंसिडर करके कर सकते हैं, लेकिन आप डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन हम लोगों ने जो कंसिडर किए हैं वो दो पॉइंट्स जो कंसिडर किए हैं वो एक पॉइंट हम लोगों ने हाईएस्ट पावर कंसिडर किया और एक जिसपे हाफ ऑफ द पावर इज बीइंग डिसिपेटेड। ठीक है, वो दो पॉइंट्स हम लोगों ने बैंडविड्थ के लिए कंसिडर किए हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर को हम लोगों ने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला पॉइंट कंसिडर किया है और हाफ ऑफ द पावर को हम लोगों ने एफ एच एंड एफ एल कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आ जाएगी। क्वालिटी फैक्टर को हम लोगों ने डिफाइन किया कि हमारे क्वालिटी फैक्टर हमें बताता है कि हमारे पास सर्किट में कितनी मैक्सिमम एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स को हम लोगों ने कंसिडर किया विद ऑफ कोर्स द रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो यू विल इन दिस लैब यू विल आल्सो ड्रॉ the phasor diagram of having the phasor diagram at different points, at cutoff frequency, at higher frequency level, at lower frequency level. You will draw the phasor diagram as well, and then you will analyze the circuit behavior at different points. ठीक है, so I'll end this video tutorial over here till we meet in the next session. Allah Hafiz.